हाय, राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com, जहां IIT जेईई नीट सीबीएसई केमिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड फंडामेंटल कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के मैं एपिसोड्स आपके लिए लेके आता हूं। और इसके अलावा आप myetutors.com पे जाकर के पीडीएफ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट और नोट्स के थ्रू अपनी केमिस्ट्री को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। और इस एपिसोड में मैं आपके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूं। वेलकम बैक। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कंसेप्ट्स को समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि डी ब्रोगली वेव इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो चले क्लास में और देखें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड क्या कंसेप्ट्स हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जितने भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। पर डी ब्रोगली वेव इक्वेशन में हमने देखा, और यदि आप डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के कंसेप्ट्स को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो ऊपर जो कॉर्नर पे कार्ड डिस्प्ले हो रहा है उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। और उसमें हमने देखा कि किस तरह से तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एग्जिस्ट करती है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पुट फॉरवर्ड किया गया। तो हम देखें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये इक्वेशन पुट फॉरवर्ड हुई, और ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का क्रक्स बना, और पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इस इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। अब यहां हम देखें तो ये जो साई है इसको हम बोलते हैं इट इज वेव फंक्शन। उसके बाद जो एक्स वाई जेड जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं इन स्पेस, और यहां स्पेस का मतलब है हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3D की बात कर रहे हैं। और इसके साथ जो m है इक्वेशन में वो हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, E is total energy of electron, and V is potential energy. तो अब यदि इस साई वेव फंक्शन को देखें तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत क्लैरिटी है कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फंक्शन है एक, जब हम वेरिएबल को किसी सेट ऑफ वैल्यूज के लिए एक्सप्रेस करते हैं। एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, उसको हमने किसी सेट ऑफ वैल्यूज के लिए एक्सप्रेस किया है तो उसे हम फंक्शन कह देंगे। जैसे यहाँ साई जो है एक वेरिएबल है और उसको हमने वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक्सप्रेस किया है, इसलिए हम यहाँ इसे वेव फंक्शन कह रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहां पे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहले इसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए वेव की डेफिनेशन देखते हैं। तो वेव जो होती है, वेव इज एनी डिस्टर्बेंस
in space is termed as a wave। जैसे साउंड वेव्स है, लाइट वेव्स है, तो जितनी भी टाइप की वेव्स हैं वो, और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हम एक पॉन्ड में पत्थर फेंके तो जो रिपल्स क्रिएट होते हैं वो क्या होता है, थ्रू आउट द जो सरफेस है उस पर सारे पे हमें रिपल्स दिखाई देंगे। तो इसीलिए हम उसको स्पेस कह रहे हैं कि जितनी अवेलेबल डायरेक्शंस होंगी उस सारी डायरेक्शंस में वो ट्रेवल करेंगे। रिपल्स या जो एनर्जी की डिस्टर्बेंस है वो ट्रेवल कर रही है, तो उसे हम वेव कह रहे हैं। तो वेव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है दैट इज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ रेडिएशन in same medium when it falls on the surface। अब जैसे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो है यहां से इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है और ये एक सरफेस है जहां पे ये इंसिडेंट हो रही है और यहां से ये रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है और जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है दोनों एक ही मीडियम में है। तो रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि मीडियम सेम होना चाहिए, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पर मेन है कि दोनों रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है और जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, दोनों सेम मीडियम में होनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पे ये जो डेफिनेशन है इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो कंडीशन है वेव कैरेक्टरिस्टिक के लिए दैट इज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इट इज द बेंडिंग ऑफ डिस्टर्बेंस when there is change in the medium। तो अब हम इसे एक्सप्लेन करें तो किस तरह से कर सकते हैं कि ये यहां से इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है और यहां जैसे ही सरफेस से फॉल कर रही है तो यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है, यहां से रेडिएशन आ रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो दिस इज रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है। पर यहां से जैसे ही हम उसे, सपोज एक ग्लास स्लैब है या कोई हमने और मीडियम रखा है और ये जो डिस्टर्बेंस है एयर में ट्रेवल कर रही है, तो जैसे ही ये रेडिएशन ग्लास के थ्रू ट्रेवल कर रही है तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है या बेंडिंग ऑफ डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम की, इस मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट है, इस मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट है। और यदि हम इसको, इस रे को एक्सटेंड करते या एक्स्ट्रापोलेट करें इन द सेम डायरेक्शन, तो ये एक्चुअली ये रे इस तरीके से यहां तक ट्रेवल करनी चाहिए थी। दिस शुड बी द पाथ ऑफ प्रोपेगेशन यदि ये बेंड नहीं करती, पर क्योंकि यहां बेंडिंग ऑफ रेडिएशन हुआ है इसीलिए हम इसको कहते हैं, डेफिनेशन में यहां पे इंपॉर्टेंट ये चीज करते हैं कि चेंज ऑफ मीडियम में हमेशा बेंडिंग ऑफ डिस्टर्बेंस होती है। नेक्स्ट जो थर्ड इसका कंडीशन है वेव की, दैट इज इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में जो हो जाएगा, यदि हम इसको लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर disturbances are superimposed then there is constructive or destructive interference। तो अब हम इसमें देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमने वेव का सेट लिया है, इसमें यहाँ पे
इसका क्रेस्ट है, यहाँ इसका क्रेस्ट है, यहाँ इसका ट्रफ है, यहाँ इसका ट्रफ है, सेम है, दोनों के क्रेस्ट और ट्रफ सेम उस पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो अब इसको जब हम इन दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। तो हमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, इसीलिए इसको कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि यहां हम एनर्जी को एम्पलीफाई हो जा रही है, क्योंकि दोनों वेव्स, अब जो एनर्जी है, दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो से उनको एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, इसीलिए वो अपनी पोजीशन से और जो मीन पोजीशन से उससे ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे। पर यदि हम सेकेंड कंडीशन देखें तो सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे क्या है कि इसका क्रेस्ट है और इस डिस्टर्बेंस का ट्रफ है, वैसे ये इसका क्रेस्ट हो गया, ये इसका ट्रफ हो गया, एंड सो ऑन। तो दोनों के क्रेस्ट और ट्रफ एक साथ नहीं आ रहे हैं। अब जब इस रेडिएशन को हम सुपर इम्पोज करेंगे तो क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो हमारे को रिजल्टेंट जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और इसको हम कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस हमेशा दो तरह से होंगे, या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे और ये एनर्जी इस तरीके से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा या फोर्थ कंडीशन जो हो जाएगी, दैट इज डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है उसमें हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, when disturbance is passed through a slit, the wavefronts create interference resulting in light and dark fringes। तो लाइट और डार्क फ्रिंजेस क्रिएट होंगे। अब लाइट और डार्क फ्रिंजेस क्रिएट हो रहे हैं तो उसको हम डिफ्रैक्शन कह रहे हैं। जैसे अब हम इसको देख सकते हैं कि ये लाइट सोर्स हो गया। अब इस लाइट सोर्स से जब हम इसे यहाँ से लाइट एमिट आउट करा रहे हैं तो ये जो कॉर्नर्स हैं, स्लिट के कॉर्नर्स हैं, यहाँ से ये बेसिकली वेव फ्रंट्स क्रिएट हो रहे हैं। अब इस वेव फ्रंट के कारण क्या हो रहा है कि इंटरफेरेंस क्रिएट हो रही है, जिसके कारण हम देखें तो यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है। और अकॉर्डिंगली हम ये देखें तो ये जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये इस तरीके से आएगा और हमारे को लाइट और डार्क बैंड्स आ गए। अब ये जो है लाइट और डार्क बैंड्स क्रिएट हो गए, तो इसको हम कहेंगे कि इट इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा कि किस तरह से हम उसको, जब सुपर इम्पोजिशन हो रही है दो से ज़्यादा रेडिएशन की, तो उसके कारण हमारे को फ्रिंजेस क्रिएट हो रहे हैं, और इसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे। अब नेक्स्ट आगे हो जाएगा फिफ्थ, विच इज पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन होता है व्हेन अ डिस्टर्बेंस इज पास्ड through a polarizer the planes of disturbance are eliminated the emergent beam is traveling in one plane, और उसको हम कह रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और जो फिनोमिना है उसको हम कह रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब यहां पे हमने ये ट्रांसवर्स वेव ली है।
अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि इफ द वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, सो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर ट्रैवलिंग या आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑसिलेट कर रहे हैं। अब ये जो वेव है, जब इसको हम पोलराइजर, ये पोलराइजर है, हम इसको पोलराइजर के थ्रू पास कर रहे हैं, यहाँ पे ये पोलराइजर है, इसके थ्रू पास कर रहे हैं, तो इमर्जेंट जो बीम है वो सिर्फ एक ही प्लेन पे ट्रेवल कर रही है। और इस जो लाइट है इसको हम कह रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और इस फिनोमिना को हम कह रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो जो अब हमने वेव फंक्शन लिया है उसके साथ ये सारे फिनोमिनाज को हम एक्सप्लेन कर, या सारी कंडीशंस उस साई वेव फंक्शन के ऊपर एप्लीकेबल हैं, और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं वेव फंक्शन। अब ये वेव फंक्शन है तो इसका जो है वेव फंक्शन साई, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, पर जब हम इस पे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो इसमें जो साई स्क्वायर हो जाता है ये बेसिकली शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो जाएगा कि अभी तक जो हम जब बोहर एटॉमिक मॉडल कर रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि ये ऑर्बिट है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। हम बोहर एटॉमिक मॉडल तक इस तरीके से बात करते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, पर क्योंकि अब इस एटॉमिक मॉडल में हम स्पेस में देख रहे हैं या 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, तो ये जो ऑर्बिट से ये हम इस कंसेप्ट को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्बिटल। और यहां पे अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि हम यहां कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अब इसमें रिवॉल्व कर रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, उसको रैंडम पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यदि एक आप ग्लास का स्फीयर ले लें और उस ग्लास के स्फीयर में आप यदि एक बॉल बेरिंग डाल दें और उस बॉल बेरिंग को डालने के बाद उस ग्लास के स्फीयर को आप स्वर्ल करें, मतलब जैसे आप स्पून से किसी लिक्विड को स्वर्ल करते हैं कुछ चीज डिसॉल्व करने के लिए, उसी तरीके से उसको स्वर्ल करें, तो क्या होगा, जो बॉल बेरिंग होगा वो उस स्फीयर में ही रहेगा, ग्लास स्फीयर में ही रहेगा, पर वो रैंडम पाथ फॉलो करता रहेगा। वो सर्कल ले रहा है, बॉल बेरिंग उसके अंदर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, पर वो रैंडम पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो उसी तरीके से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी जो अब इस स्फीयर में रैंडम पाथ फॉलो कर रहा है और वो कोई फिक्स्ड पाथ फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये इसीलिए हमने इसमें इंक्लूड किया क्योंकि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने स्पेसिफाई किया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। और यदि आप अपने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कंसेप्ट्स को रिव्यू करना चाहते हैं तो ऊपर जो कॉर्नर में आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा है उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहां पे जो बेसिक डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कि इट इज इन 2 डायमेंशन, ऑर्बिट इज ऑलवेज इन 2 डायमेंशन, ऑर्बिटल इज इन 3 डायमेंशन। यहां पे इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फिक्स सर्कुलर पाथ, यहां पे इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन रैंडम पाथ, बट इट इज इन दिस इमेजिनरी स्पेस। ये इमेजिनरी स्पेस में एग्जिस्ट करेगा पर इसका पाथ कुछ भी हो सकता है। अब इसमें सेकंड जो ऑर्बिट में आ जाएगा कि इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। थर्ड हो जाएगा कि इसमें जो है इट इज दिस ऑर्बिट इज नॉट फर्दर सबडिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड and it is further subdivided। और जो मैं नेक्स्ट इसके बाद एपिसोड लेके आ रहा हूं उसमें मैं क्वांटम नंबर्स डिस्कस करूंगा और उन क्वांटम नंबर्स में मैं इस चीज को एलैबोरेटेड वे में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि क्वांटम नंबर्स जो है वो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको यदि हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम अराउंड 50% केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
तो ये हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो ये थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स। और यदि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट। आप मेरे इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द एपिसोड।